नाग पूजा भाग 3। एक क्षण में सारे जनवासे में खबर फैल गई। लोग दौड़ पड़े। औषधियां पहले ही रख ली गई थी। सांप का मंत्र जानने वाले कई आदमी बुला लिए गए थे। सभी ने दवाइयां दी। झाड़ फूंक शुरू हुई। औषधियां भी दी गई, पर काल के सामने किसी का वश न चला। शायद मौत सांप का वेश धरकर आई थी। तिलोत्तमा ने सुना तो सिर पीट लिया। वो विकल होकर जनवासे की तरफ दौड़ी। चादर ओढ़ने की भी सुधि न रही। वो अपने पति के चरणों को माथे से लगाकर अपना जन्म सफल करना चाहती थी। घर की स्त्रियों ने रोका। माता भी रो रो कर समझाने लगी, लेकिन बाबू जगदीश चंद्र ने कहा, कोई हर्ज नहीं, जाने दो। पति का दर्शन तो कर ले, यह अभिलाषा क्यों रह जाए। उसी शोकान्वित दशा में तिलोत्तमा जनवासे में पहुंची, पर वहां उसकी तस्कीन के लिए मरने वाले की उल्टी सांसें थी। उन अधखुले नेत्रों में असह्य आत्मवेदना और दारुण नैराश्य था। इस अद्भुत घटना का समाचार दूर दूर तक फैल गया। जड़वादोगण चकित थे। ये क्या माजरा है। आत्मभाव के भक्त ज्ञात भाव से सिर हिलाते थे, मानो वे चित्रकालदर्शी हैं। जगदीश चंद्र ने नसीब ठोक लिया। निश्चय हो गया कि कन्या के भाग्य में विधवा रहना ही लिखा है। नाग की पूजा साल में 2 बार होने लगी। तिलोत्तमा के चरित्र में भी एक विशेष अंतर देखने लगा। भोग और विहार के दिन भक्ति और देवाराधना में कटने लगे। निराश प्राणियों का यही अवलंब है। 3 साल बीते थे कि ढाका विश्वविद्यालय के एक अध्यापक ने इस किस्से को फिर ताज़ा किया। वे पशु शास्त्र के ज्ञाता थे। उन्होंने सांपों के आचार व्यवहार का विशेष रीति से अध्ययन किया था। वे इस रहस्य को खोलना चाहते थे। जगदीश चंद्र को विवाह का संदेश भेजा। उन्होंने टालम टोल किया। दयाराम ने और भी आग्रह किया। लिखा, मैंने वैज्ञानिक अन्वेषण के लिए निश्चय किया है। मैं इस विषधर नाग से लड़ना चाहता हूँ। अगर वो 100 दांत लेकर आए तो भी मुझे कोई हानि नहीं पहुँचा सकता। वो मुझे काट कर आप ही मर जाएगा। अगर वो मुझे काट भी ले तो मेरे पास ऐसे 100 मंत्र और औषधियाँ हैं कि मैं एक क्षण में उसके विष को उतार सकता हूँ। आप इस विषय में कोई चिंता न कीजिए। मैं विष के लिए अजेय हूँ। जगदीश चंद्र को अब कोई ऊर्ज न सूझा। हाँ, उन्होंने एक विशेष प्रयत्न यह किया कि ढाके में ही विवाह हो। अतः वे अपने कुटुंबियों को साथ लेकर विवाह के 1 सप्ताह पहले गए। चलते समय अपने संदूक, बिस्तर आदि खूब देखभाल कर रखे गए कि कहीं सांप उनमें न छिपकर बैठ जाए। शुभ लगन में विवाह संस्कार हो गया। तिलोत्तमा विकल हो रही थी। मुख पर एक रंग आता था, एक रंग जाता था, पर संस्कार में कोई विघ्न बाधा न पड़ी। तिलोत्तमा रो धोकर ससुराल गई। जगदीश चंद्र घर लौट आए, पर ऐसे चिंतित थे जैसे कोई आदमी सराय में खुला हुआ संदूक छोड़कर बाजार चला जाए। तिलोत्तमा के स्वभाव में अब एक विचित्र रूपांतर हुआ। वह औरों से हंसती बोलती, आराम से खाती पीती, सैर करने जाती, थिएटरों और अन्य सामाजिक सम्मेलनों में शरीक होती। इन अवसरों पर प्रोफेसर दयाराम से भी बड़े प्रेम का व्यवहार करती। उनके आराम का बहुत ध्यान रखती। कोई काम उनकी इच्छा के विरुद्ध न करती। कोई अजनबी आदमी उसे देखकर कह सकता था, गृहिणी हो तो ऐसी हो। दूसरों की दृष्टि में इस दंपति का जीवन आदर्श था, किंतु आंतरिक दशा कुछ और ही थी। उसके साथ शयनागार में जाते ही उसका मुख विकृत हो जाता, भौहें तन जाती, माथे पर बल पड़ जाते, शरीर अग्नि की भांति जलने लगता, पलकें खुली रह जाती, नेत्रों से ज्वाला सी निकलने लगती और उसमें से झुलसती हुई लपटें निकलती। मुख पर कालिमा छा जाती और यद्यपि स्वरूप में कोई विशेष अंतर न दिखाई देता, पर न जाने क्यों भ्रम होने लगता ये कोई नागिन है। कभी कभी वो फिंकारने भी लगती। इस स्थिति में दयाराम को उसके समीप जाने या उससे कुछ बोलने की हिम्मत न पड़ती। वे उसके रूप लावण्य पर मुग्ध थे, किंतु इस अवस्था में उन्हें उससे घृणा होती। उसे इसी उन्माद के आवेग में छोड़कर बाहर निकल आते। डॉक्टरों से सलाह ली। स्वयं इस विषय में कितनी ही किताबों का अध्ययन किया, पर रहस्य कुछ समझ में न आया। उन्हें भौतिक विज्ञान में अपनी अल्पज्ञता स्वीकार करनी पड़ी। उन्हें अब अपना जीवन असह्य जान पड़ता। अपने दुस्साहस पर पछताते। नाहक इस विपत्ति में अपनी जान फंसाई। उन्हें शंका होने लगी कि अवश्य कोई प्रेत लीला है। मिथ्यावादी न थे, पर जहाँ बुद्धि और तर्क का कुछ वश नहीं चलता, वहाँ मनुष्य विवश हो मिथ्यावादी हो जाता है। शनै शनै उनकी ये हालत हो गई कि सदैव तिलोत्तमा से सशंक रहते। उसका उन्माद, विकृत मुखाकृति उनके ध्यान से न उतरते। डर लगता
कि कहीं ये मुझे मार न डाले। न जाने कब उन्माद का आवेग हो, ये चिंता हृदय को व्यथित किया करती। हिप्नोटिज्म, विद्युत शक्ति और कई नए आरोग्य विधानों की परीक्षा की गई। उन्हें हिप्नोटिज्म पर बहुत भरोसा था, लेकिन जब ये योग भी निष्फल हो गया तो वे निराश हो गए। एक दिन प्रोफेसर दयाराम किसी वैज्ञानिक सम्मेलन में गए हुए थे। लौटे तो 12 बज गए थे। वर्षा के दिन थे। नौकर चाकर सो रहे थे। वे तिलोत्तमा के शयन गृह में यह पूछने गए कि मेरा भोजन कहाँ रखा है। अंदर कदम रखा ही था कि तिलोत्तमा के सिरहाने की ओर उन्हें एक अति भीम का काला सांप बैठा हुआ दिखाई दिया। शेष अगले भाग में।